हेलो व्यूवर्स, मैं आपका होस्ट शाहिद लक्का एक बार फिर आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक एक नई स्टोरी के साथ हाजिर हुआ हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज का टॉपिक भी आपको निहायत पसंद आएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल टीवी तहकीक को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन के बटन पर हल्का सा प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप रहें हर खबर से बाखबर। तो चलें व्यूवर्स, आज का टॉपिक और आज की वीडियो शुरू करते हैं। एक बार फिर आपसे एक मज़ीद छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को स्किप ना कीजिएगा और ना ही वीडियो को टुकड़ों में देखिएगा। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक मुसलसल तरतीब से देखिएगा, ताकि तमाम चीज़ें अच्छी तरह से आपकी समझ में आ जाए। क्योंकि व्यूवर्स, जो टॉपिक मैंने आज आपके लिए चूज़ किया है वो नहायत इम्पोर्टेंट है। वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ज़्यादातर लोग पूरी दुनिया से इसी काम के लिए अब्रॉड जाते हैं, और वो ये काम है असाइलम का। यानी असाइलम किस तरह से लिया जाता है और किस तरह से हम असाइलम अप्लाई कर सकते हैं। व्यूवर्स, असाइलम एक इंटरनेशनल ह्यूमन राइट है जो हर बंदा हासिल कर सकता है और उसे इजाज़त भी है। मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के अंदर मुख्तलिफ़ आर्टिकल्स और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इस राइट को डिज़ाइन दिया गया है, जो यूनाइटेड नेशंस की कन्वेंशंस के मुताबिक होता है। लेकिन हर कंट्री का अपना कानून, अपना कल्चर होता है, जिसके मुताबिक वो कंट्री असाइलम के लिए फ़ैसला करती है। तो व्यूवर्स, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा, ताकि सारी वीडियो आपकी समझ में आती रहे। आज हम जिस कंट्री के मुतालिक बात करेंगे वो है डेनमार्क। आज हमने डेनमार्क में असाइलम अप्लाई करने और वहाँ पर असाइलम सीकर बनने या असाइलम लेने और फिर आगे नेशनलिटी हासिल करने और पासपोर्ट हासिल करने से मुतालिक तमाम तफसील को डिस्कस करना है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे साथ जुड़े रहिए और मुसलसल वीडियो को तरतीब से देखते रहिए, ताकि डेनमार्क में असाइलम अप्लाई करने का तरीक़ाकार सारा अच्छी तरह से आपकी समझ में आ जाए। तो व्यूअर, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि डेनमार्क में असाइलम अप्लाई करने के लिए आप किसी भी कंट्री से जाकर डेनमार्क में असाइलम अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप पाकिस्तानी हैं, इंडियंस हैं या किसी भी कंट्री से आपका ताल्लुक़ है, तो आप वहाँ जाकर डेनमार्क में असाइलम अप्लाई कर सकते हैं। असाइलम अप्लाई करने के लिए सबसे पहली शर्त ये है कि आपको किसी भी तरीके से डेनमार्क में पहुंचना है। यानी आप डेनमार्क के अंदर पहुंचकर ही असाइलम अप्लाई कर सकते हैं। सपोज़ अगर आप वीज़ा लेकर डेनमार्क पहुंचते हैं तो भी आप असाइलम अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप किसी और इल्लीगल वे से बॉर्डर क्रॉसिंग या किसी और तरीके से आप डेनमार्क पहुंच जाते हैं तो भी आप असाइलम अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरा तरीका उसका ये है कि अगर आप इन दोनों तरीक़ों से हटकर अपने और किसी वे से डेनमार्क में दाखिल होते हैं, यानी बॉर्डर क्रॉसिंग करते हैं, वीज़ा लेते हैं, या आप किसी और तरीके से भी डेनमार्क में मौजूद हैं, तो भी आप असाइलम अप्लाई कर सकते हैं। असाइलम अप्लाई करने के लिए आपने करना क्या है? पहला काम आपने ये करना है कि वहाँ पहुँचकर आप किसी भी स्टेट में हैं डेनमार्क की, लेकिन मोस्टली मैं आपको बताऊं कि डेनमार्क का कैपिटल जो है वो कोपेनहेगन है। मोस्टली फ़्लाइट जो हैं वो कोपेनहेगन ही में जाती हैं, इसलिए आपको कोपेनहेगन ही जाना है, कैपिटल सिटी उनका। और वहाँ जाने के बाद आपको सबसे पहला काम ये करना है कि आपने पुलिस स्टेशन पहुँचना है। किसी तरह से आपने इस पुलिस स्टेशन से रब्ता करना है। आप किसी भी पेट्रोलिंग पुलिस पार्टी के पास चले जाएं, अगर आपको पुलिस स्टेशन का पता नहीं तो आप वहां जाकर आपने पुलिस स्टेशन से रब्ता करना है। पुलिस स्टेशन में जाएं और जाकर अपने मुतालिक अपने असाइलम का रीज़न, अपने असाइलम की वजह उनसे बयान करें। तमाम चीज़ें आपने उनके साथ तरतीब से और इंडिपेंडेंटली, बग़ैर किसी फेयर के, बग़ैर किसी परेशानी के आपने पुलिस ऑफिसर के सामने डिस्कस करनी है कि मैं इस वजह से इस कंट्री में आया हूं और मैं असाइलम अप्लाई करना चाहता हूं, यानी रेफ्यूजी बनना चाहता हूं महाजरीन के तौर पर, या मैं पनाह लेना चाहता हूं। अब जनाब, दूसरी बात आती है कि आप कौन सी कैटेगरी में पनाह लेना चाहते हैं। असाइलम जो है
एक पनाह का नाम है, उसमें फिर कैटेगरीज आती हैं कि आपकी वजह क्या है असाइलम लेने की। अगर असाइलम को स्टडी किया जाए तो असाइलम पूरी दुनिया में ज़्यादातर कंट्री असाइलम एक्सेप्ट करती हैं, असाइलम सीकर को वेलकम कहती हैं, लेकिन वहाँ कुछ शराइत रखी जाती हैं। उन शराइत की बिना पर ही असाइलम सीकर को वेलकम कहा जाता है। वो शराइत कौन सी हो सकती हैं वो सुन लें आप। उसमें 3 इम्पोर्टेंट चीज़ें देखी जाती हैं। उनमें सबसे पहली तो ये देखा जाता है कि आपके साथ किसी किस्म का कोई मज़हबी मसला तो नहीं है आपकी कंट्री में, यानी आपके ईमान, आपके मज़हब की बेस पर आपकी अपनी नेटिव होम कंट्री में आपकी जान को ख़तरा है तो आप असाइलम अप्लाई कर सकते हैं। ये पहली शर्त है। तो व्यूअर्स, इसके बाद आती है दूसरी शर्त। दूसरी शर्त यह है कि अगर आपको किसी ग्रुप या किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से अपनी जान को ख़तरा है तो भी आप असाइलम अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी शर्त यह है कि अगर आपके मुल्क में खाना जंगी लगी हुई है, हंगामा आराई हो रही है, कबीले की बुनियाद पर, सूबे की बुनियाद पर, अगर वहाँ मारा मारी हो रही है, कत्लो गारत है, तो आप अपनी जान बचाने के लिए इस सूरत में भी असाइलम अप्लाई कर सकते हैं। आप सियासी पनाह भी ले सकते हैं। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है, आपकी कोई तंजीम वगैरह है, तो उस बेस पर भी आपकी जान को ख़तरा है तो आप असाइलम अप्लाई कर सकते हैं। ये 3 से 4 कंडीशंस हैं असाइलम अप्लाई करने की। इन बेसिस पे असाइलम को कंसिडर किया जाता है। तो जनाब, जैसा मैंने आपको बताया कि आपने डेनमार्क पहुंचकर सबसे पहला काम ये करना है कि आपने पुलिस स्टेशन राब्ता करना है। पुलिस स्टेशन में जाकर पुलिस ऑफिसर को आपने अपनी सारी स्टोरी बतानी है कि आप किस वजह से डेनमार्क में तशरीफ़ लाए हैं, कैसे पहुँचे हैं। वो सारी स्टोरी आपकी सुनी जाएगी और वो सारी स्टोरी रिटन में टाइप की जाएगी, लिखी जाएगी। अच्छा, एक बात और बताऊं, आप डेनमार्क में कोपेनहेगन में 2 जगहें बनाई गई हैं असाइलम सीकर के लिए रिपोर्ट करने के लिए, फ़र्स्ट टाइम रिपोर्ट करने के लिए। आप वहाँ पर पुलिस स्टेशन में भी रिपोर्ट कर सकते हैं और सेंड होम में भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं। सेंड होम एक ऐसा सेंटर है जो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के तहत चलाया जाता है। आप वहाँ भी रिपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप जो अपनी फ़र्स्ट रिपोर्ट है वो डैनिश पुलिस स्टेशन में कोपेनहेगन में, वहीं पर आप, अगर कोपेनहेगन में आप नहीं जाते, किसी और स्टेट में जाते हैं, तो भी आपको पुलिस स्टेशन ही जाकर अपने असाइलम के लिए फ़र्स्ट इंटरव्यू, यानी फ़र्स्ट जो आपने रिपोर्ट करनी है पुलिस स्टेशन में करनी है। आप जब पुलिस स्टेशन जाएंगे तो पुलिस ऑफिसर के सामने आप अपनी सारी स्टोरी बयान करेंगे कि आपको आपके अपने मुल्क में इस वजह से ख़तरा है तो आप यहाँ आ गए हैं, आप यहाँ पनाह लेना चाहते हैं, असाइलम अप्लाई करना चाहते हैं। पुलिस स्टेशन में आपके डॉक्यूमेंट्स यानी फ़र्स्ट रिपोर्ट तैयार की जाएगी, आपकी एक फ़ोटो बनाई जाएगी, फ़ोटोग्राफ लिया जाएगा, उसके बाद आपसे साइन लिए जाएंगे। ये सब कुछ करने के बाद फिर आपको डैनिश इमिग्रेशन सर्विसेज के पास ले जाया जाएगा, ऑफिसर के पास। पुलिस आपको अपनी कस्टडी में डैनिश इमिग्रेशन सर्विसेज ऑफिसर के पास लेके जाएगी। वहाँ पर आपका एक और इंटरव्यू किया जाएगा। वहाँ पर जब इमिग्रेशन सर्विसेज ऑफिसर आपका इंटरव्यू करेंगे तो फिर वहीं फ़ैसला किया जाएगा कि आपका असाइलम प्रोसेस करना है या नहीं करना। पुलिस ऑफिसर आपको इमिग्रेशन ऑफिसर के पास ले जाएगा। इमिग्रेशन ऑफिसर आपको रीचेक करेगा, आपकी सारी स्टोरी को सुना जाएगा, पढ़ा जाएगा और फिर उसके बाद ये फ़ैसला किया जाएगा कि आपका असाइलम प्रोसेस करना है या नहीं करना। ये फ़ैसला फ़ाइनल करेगा इमिग्रेशन ऑफिसर। इमिग्रेशन ऑफिसर जब ये फ़ैसला कर लेगा कि ठीक है, आपका केस असाइलम के लिए प्रोसेस करते हैं, यानी असाइलम के डॉक्यूमेंट्स आपके तैयार कर लेते हैं, अगर वो सेटिस्फाई नहीं होता आपकी फ़र्स्ट इंटरव्यू से, तो फिर आपका केस वहीं से ख़त्म ही रहेगा, क्योंकि आपको आगे मज़ीद इंटरव्यू के लिए आपकी तैयारी नहीं करवाई जाएगी। अगर इमिग्रेशन ऑफिसर मोटिवेट हो जाता है तो उसके बाद आपकी फ़ाइल बना दी जाएगी। उसके बाद जनाब आपको
असाइलम सेंटर में भेज दिया जाएगा। असाइलम सेंटर में ट्रांसपोर्ट भी बिल्कुल आपको जो है गाड़ी देगी। इमिग्रेशन सर्विसेज डिपार्टमेंट ही आपके सारे ख़र्चे वहाँ बर्दाश्त करता है, वही करेगा। इमिग्रेशन सर्विस आपके साथ साइन करने के बाद आपको स्पेसिफ़िक असाइलम सेंटर में वहाँ ले जाया जाएगा, सेंड होम में। आप वहाँ पर तकरीबन 6 महीने तक रह सकते हैं। वहाँ पर कम से कम 6 महीने आपकी एक पीरियड होगा। 6 महीने के लिए आपका असाइलम जो प्रोसीजर है चलाया जाएगा। उसके दौरान आपको उस असाइलम सेंटर में रखा जाएगा, असाइलम सीकर सेंटर में रखा जाएगा डेनमार्क में। वहाँ पर आपको तमाम सहूलतें दी जाएंगी, खाना दिया जाएगा, रिहाइश आपको मिलेगी। उसके बाद आपको तमाम हेल्थ एंड हाइजीन की सहूलतें हैं, यानी हर सहूलत आपको गवर्नमेंट की तरफ से वहाँ दी जाएगी। उसके 6 महीने के बाद अगर आपका प्रोसेस अच्छा चलता है, आपके मज़ीद इंटरव्यू चलते रहेंगे। ये मत समझिएगा कि आपको 6 महीने में वहाँ पूछा नहीं जाएगा, आपके कुछ फॉलो अप इंटरव्यूज़ कंटिन्यू रहेंगे। अगर अथॉरिटी आपका केस ऐसा है, अथॉरिटी पहले इंटरव्यू में मोटिवेट नहीं होती तो आपको फिर दोबारा बुलाया जाएगा। अगर दूसरे में भी वो मुतमईन नहीं होते, आपको फिर तीसरे इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। यानी इस तरह से आपको 3-4 इंटरव्यू में भी कॉल आ सकती है। 3-4 दफ़ा भी आपको ऑफिसर्स अथॉरिटीज़ के सामने पेश किया जाएगा, वो बार बार आपका इंटरव्यू ले सकते हैं। तो 6 महीने तक ये प्रोसेस आपका चलेगा। आपको वहीं स्टे करना है, असाइलम सेंटर के अंदर ही, असाइलम सीकर सेंटर के अंदर। वहाँ आपको तमाम सहूलतें दी जाएंगी। 6 महीने के बाद आपका असाइलम जनाब एक्सेप्ट होता है, आज प्रोसीजर एक्सेप्ट होता है, तो उसके बाद आपको रेजिडेंट परमिट दे दिया जाएगा। रेजिडेंट परमिट जब आपको दिया जाएगा तो उसके बाद आप फिर असाइलम सेंटर से निकल के फिर आगे जाके फिर आप रिहाइश इख्तियार कर सकते हैं। तो ये प्रोसीजर होगा कुछ वहाँ पर आपका असाइलम चलाने के लिए। अच्छा, इसके साथ साथ मैं एक और आपको बात बताता चलूँ। पहली बात तो आप ये जहन में रखें कि आप इस कंट्री के अंदर, डेनमार्क के अंदर जिस काम के लिए जा रहे हैं वो है असाइलम। असाइलम के कुछ शराइत होती हैं, कुछ कवानीन होते हैं। असाइलम सीख करने के लिए, लेने के लिए जो स्टोरी आपने फ़र्स्ट टाइम पुलिस ऑफिसर को सुनाई है, फिर आपने लिखवाई है, वहाँ साइन हुए हैं, आपके फिंगरप्रिंट भी हुए होंगे, वहाँ पे होंगे यकीनन। उसके बाद आपसे साइन भी लिए जाएंगे, आपके जो बयान है उसको रिटन में एक शक्ल दी जाएगी। आप बार बार अपना बयान बदलेंगे तो आप पर डाउट होगा, ठीक है। आपने जो भी इंफॉर्मेशन देनी है, जो भी आपके पास पेपर प्रूफ्स हैं, आपने वहाँ देने हैं। ये प्रूफ करना है कि जो भी इंसिडेंट आपके साथ आपकी होम कंट्री में पेश आया है वो आपको प्रूफ करना है। आपने अपनी सारी कहानी उन्हें बतानी है। उसके बाद इन 6 महीनों के दौरान इमिग्रेशन सर्विसेज डिपार्टमेंट, मुख्तलिफ़ यूनाइटेड नेशंस के कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं जो हर कंट्री में हैं, उनसे भी रब्ता कर सकते हैं। वहाँ कुछ इंटरनेशनल न्यूज़पेपर चेक करते हैं, कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसीज़ हैं जो मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में होती हैं, उनके थ्रू, और उनके अपने डिप्लोमेट्स होते हैं, एम्बेसीज़ और कौंसलेट्स होते हैं, उनके थ्रू भी आपके उस केस की स्टडी करवा सकते हैं आपकी होम कंट्री से। यानी आपके जो भी आपने स्टोरी लिखवाई है, प्रॉब्लम लिखवाया है, उसके मुतालिक इन्वेस्टिगेशन लाजमी करते हैं आपकी होम कंट्री से होगी। अगर आप किसी तरह का झूठ का सहारा ले रहे हैं या किसी तरह से आपने जो डॉक्यूमेंटेशन अपनी बनाई हैं, जो आपने प्रूफ्स अपने इकट्ठे किए हैं, वो फेक साबित होते हैं, तो आपको वहाँ सज़ा भी हो सकती है और वापस भेजा जाएगा आपको। तो इसलिए जो कहानी, जो स्टोरी आपने बनानी है वो ऑथेंटिक होनी चाहिए, उसके प्रूफ्स होने चाहिए, ताकि अगर इन्वेस्टिगेशन हो तो वही साबित हो जो आपने वहाँ बयान किया है। तो आपको जब डेनमार्क में वहाँ रखा जाएगा, आपको सेंड होम में, वहाँ रखने के बाद आपको वहाँ स्टिपन दिया जाएगा और पैसे दिए जाएंगे, आपको खाना दिया जाएगा, सारी चीज़ें, कपड़ों के लिए पैसे दिए जाएंगे, तमाम चीज़ें दी जाएंगी आपको।
और 6 माह आपको वहाँ रखा जाएगा। उसके बाद आपको रेजिडेंट परमिट दे दिया जाएगा। रेजिडेंट परमिट मिलने के बाद आप इमिग्रेशन ऑफिस पर में ही आप एक एप्लीकेशन दायर करेंगे कि आपको जॉब की ज़रूरत है। तो जॉब के अप्रूवल भी आपको इमिग्रेशन सर्विसेज से ही मिलेगा। अगर आप अपने तौर पे कहीं जॉब करते हैं तो आपको सज़ा हो सकती है, आपको फ़ाइन हो सकता है, और जो आपको जॉब देगा उसको भी सज़ा हो सकती है। इसलिए आपको पहले जॉब करने के लिए इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से इजाज़त लेनी पड़ेगी। उनके इजाज़त देने के बाद ही आप, जब तक आपको नेशनैलिटी नहीं मिलती, आप उतनी देर तक, यानी जब तक आपको पासपोर्ट नहीं मिलता उतनी देर तक आप रेजिडेंट परमिट पर जॉब कर सकते हैं। लेकिन इमिग्रेशन सर्विसेज के अप्रूवल के बाद आपको एक एरिया दिया जाएगा जिस एरिया तक आप रह सकते हैं, और उसके बाद इमिग्रेशन सर्विसेज अगर आपकी एप्लीकेशन को अप्रूव्ड करते हैं कि आप जॉब कर सकते हैं, तो फिर इमिग्रेशन सर्विसेज डिपार्टमेंट आपको एक एप्लीकेशन फ़ॉर्म देगा। वो फॉर्म आपने फ़िल करना है, वो एग्रीमेंट फॉर्म होगा। उस पर आपके भी सिग्नेचर होंगे और जिस बंदे के पास या कंपनी में आप काम करेंगे उनके भी काउंटर साइन होंगे। वहाँ पर एग्रीमेंट पर साइन होंगे और वो दोबारा फॉर्म आप इमिग्रेशन सर्विसेज में सबमिट करवाएंगे। आपको बग़ैर इजाज़त के कहीं भी काम करने की इजाज़त नहीं मिलेगी। इमिग्रेशन आपको मॉनिटर करती रहेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। उतनी देर तक फिर आप जहाँ भी रहेंगे आप घर का ख़र्चा भी देंगे, खाना भी आप अपना ही लेंगे, क्योंकि आप जॉब करना शुरू कर देंगे। तो जितनी देर तक आप असाइलम सेंटर में रहेंगे आपको कपड़ों का ख़र्चा, खाने का तमाम चीज़ें आपको वहाँ मिलती रहेंगी। लेकिन 6 महीने के बाद जब आपको रेजिडेंट परमिट मिल जाएगा, उसके बाद जनाब आपको एक एप्लीकेशन डैनिश इमिग्रेशन सर्विसेज डिपार्टमेंट में देनी होगी जॉब अप्रूवल के लिए। उसके बाद आप रेजिडेंट परमिट पर जॉब कर सकते हैं और रिहाइश भी ले सकते हैं। जो भी काम आप करेंगे वो डैनिश इमिग्रेशन सर्विसेज से अप्रूवल के बाद ही करेंगे। और उसके बाद जनाब आपको तकरीबन 9 से 10 साल वहाँ लगेंगे आपको पासपोर्ट मिलने में। तो ये थोड़ा सा प्रोसीजर था डेनमार्क में असाइलम अप्लाई करने का। डेनमार्क में अगर पाकिस्तानी असाइलम सीकर्स का रेशो देखा जाए तो असाइलम सीकर्स का रेशो जो है वो थोड़ा लो है। पाकिस्तानी असाइलम्स जो हैं वो बहुत कम एक्सेप्ट होते हैं। लेकिन इट डिपेंड्स ऑन योर केस एंड योर सिचुएशन कंडीशन। ये कंडीशन और सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आपके साथ क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है, किस ग्राउंड बेस पर आप असाइलम अप्लाई कर रहे हैं। तो असाइलम अप्लाई होता है लेकिन ग्राउंड बेसिस देखी जाती हैं। तो आपको असाइलम अप्लाई करने के बाद लिए आपको मालूम होना चाहिए कि आप जो इंसिडेंट बयान करेंगे उसके कुछ प्रूफ्स भी आपको पेश करने हैं, ताकि आप ये साबित कर सकें कि पाकिस्तान में या अपनी किसी भी होम कंट्री में आपके साथ क्या वाक़या पेश आया है। जिन लोगों के सामने आपको बार बार इंटरव्यू देना है वो लोग नहायत टैलेंटेड होते हैं। वो आपकी फेस रीडिंग भी करेंगे, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज को भी स्टडी करेंगे, वो तमाम चीज़ों को स्टडी करेंगे। वो आपके होम नेटिव कंट्री में भी राब्ता करके थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन ले सकते हैं। तो आपको जो भी स्टोरी बनानी है, जो भी कहानी आपने तैयार करनी है, उस पर आपको मुकम्मल अबूर होना चाहिए, अच्छी तरह से उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। पुलिस स्टेशन में आपका इंटरव्यू हो या इमिग्रेशन सर्विसेज डिपार्टमेंट में आपका इंटरव्यू हो या कहीं रेड क्रॉस के किसी ऑफिसर के सामने आपका इंटरव्यू हो या असाइलम सेंटर में कोई बात आपसे पूछी जाए, तो आपका तमाम जो लबो लुबाब है, आपकी जो तमाम जो स्टोरी है वो सेम ही रहनी चाहिए, बदलनी नहीं चाहिए। आपका एटीट्यूड बड़ा पॉजिटिव होना चाहिए, ऑफिसर्स के साथ कोऑपरेटिव होना चाहिए। असाइलम सेंटर में जहां आपको रखा जाएगा वहां भी तमाम चीज़ें नोट की जाती हैं। आपका एटीट्यूड बहुत अच्छा होना चाहिए। तो 6 महीने आप असाइलम सेंटर में रहेंगे। उसके बाद आपको
रेजिडेंट परमिट दिया जाएगा। उसके बाद फिर आप नौकरी के लिए अप्रूवल लेंगे, इमिग्रेशन से अप्रूवल लेने के बाद आप जॉब करेंगे। उसके बाद आप अपनी लाइफ वहाँ गुजारेंगे और तकरीबन 10 साल के बाद आपको 9 साल 10 साल के बाद आपको वहाँ का डैनिश पासपोर्ट मिल जाएगा। पासपोर्ट देने के लिए एक और बात बताता चलूँ, जब आपको पासपोर्ट दिए जाते हैं वहाँ एक तकरीब होती है। जब साइलम सीकर्स को पासपोर्ट वहाँ दिए जाते हैं तो उनका एक अपना कानून जो उन्होंने रिसेंटली बनाया है कि आपको अगर पासपोर्ट रिसीव करना है तो वहाँ के लोकल ऑफिसर जो आपको पासपोर्ट की तकरीब में पासपोर्ट देंगे, आपको उनसे हाथ मिलाना है हर सूरत में, ख्वाह आप मर्द हैं ख्वाह औरत हैं। हाथ मिलाए बगैर आपको पासपोर्ट नहीं दिया जाएगा। अगर कोई बंदा उनसे हाथ मिलाने से इनकार करता है तो वो आपको पासपोर्ट नहीं देंगे, आपकी नेशनैलिटी कैंसिल हो सकती है। तो ये भी कुछ सूरतें हैं, कुछ ऐसे कानून भी हैं जिनका इनसे कोई लिंक तो नहीं है, लेकिन बहरहाल कल्चरली उनके अपना एक कानून है, उन्होंने बनाया है। तो आपको 9 या 10 साल के बाद पासपोर्ट मिल जाएगा और वहाँ के हिसाब से आपने अपनी ज़िंदगी बसर करनी है। डैनिश लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं अपने कल्चर को, अपने फेथ को प्रोटेक्ट करने के लिए। लिहाजा डेनमार्क में आप किसी किस्म की भी गैर कानूनी, गैर इखलाकी हरकत नहीं कर सकते। अगर आप डैनिश कानून के, उनके कल्चर के, उनकी रवायात के अगेंस्ट कोई काम करते हैं तो उसकी आपको सज़ा दी जाएगी और आपका असाइलम भी ख़तरे में पड़ सकता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने डेनमार्क में जाना है तो आप डेनमार्क की थोड़ी सी स्टडी करें, उनके कल्चर की स्टडी करें। डेनमार्क स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में आता है, बहुत खूबसूरत मुल्क है और कोऑपरेटिव लोग हैं वहाँ। तो आप असाइलम अप्लाई करने के लिए डेनमार्क में अगर आप जाना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा स्टडी करें डेनमार्क को, नेट पर, इंटरनेट पर देखें, उनके कल्चर की स्टडी करें। डेनमार्क के मुतालिक आपको थोड़ी बहुत मालूमात ज़रूर होनी चाहिए। तो डेनमार्क में जाने के लिए कोपनहेगन की आपको फ़्लाइट लेनी पड़ेगी और विज़िट वीज़ा आपके पास होना चाहिए। और अगर बॉर्डर क्रॉसिंग आप करते हैं तो वो मैं उसके मुतालिक आपको कभी भी रेफ़र नहीं करूँगा और ना ही मैं किसी को ये मशवरा दूंगा कि आप इल्लीगल रास्ते से डेनमार्क में दाखिल हों, क्योंकि ये रास्ता बहुत लंबा और कठिन है और तकलीफ़ देह है और इसमें जान को ख़तरा भी हो सकता है। तो मैं अपने तमाम व्यूवर्स को और वीडियो देखने वालों को यही मशवरा दूंगा, लीगल तरीके से जाएं, डेनमार्क में वीज़ा लेकर जाएं, विज़िट वीज़ा लेके जाएं, स्पॉन्सर हासिल करें, वीज़ा लें, दोस्त हैं, रिलेटिव्स हैं या आप और भी वीज़ा किसी तरह से कोई किसी भी किस्म का वीज़ा लेके डेनमार्क में पहुंचते हैं तो लीगल तरीके से डेनमार्क में जाएं और वहां जाकर आप असाइलम अप्लाई कर सकते हैं। असाइलम अप्लाई जब आप कर लेते हैं, एक बात और बताऊं, आप फिर उसके बाद उतनी देर तक आप वापस नहीं आ सकते जितनी देर तक आपको पासपोर्ट यानी नेशनैलिटी नहीं मिल जाती। ये आपके जहन में रहना चाहिए। आपको एक तवील टाइम वहाँ गुजारना है, कुछ आपके आजमाइशें भी आप पे आएंगी, वो भी आपने बर्दाश्त करनी है, उसके बाद ही आपको वहाँ की नेशनैलिटी मिल सकती है। तो आपको नेशनैलिटी लेने के लिए ये तमाम चीज़ें अपने जहन में रखनी होंगी। तो व्यूवर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि डेनमार्क में असाइलम लेने के हवाले से जो मैंने मालूमात दी है इससे आपको फ़ायदा होगा। तो अब तक के लिए ये मालूमात मेरे पास थीं और मैं उम्मीद करता हूँ ये मालूमात आपके लिए अच्छी साबित होंगी। अपने होस्ट शाहिद लक्का को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।